students, welcome back to my YouTube channel. I hope I'm visible and audible to you guys. So let's start with this video. So आज हम आपके इस वीडियो के अंदर हिस्ट्री का एक नया चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं. That is your chapter number 7 एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर. तो आज हम इस वीडियो में ये चैप्टर अच्छे से कवर करने वाले हैं इन डिटेल, ताकि आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए. सो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट लाइक द वीडियो को सिर्फ लाइक करना है. एंड आज इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ 30 लाइक्स. जल्दी से 30 लाइक कर दो एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू कि 30 लाइक करते ही एक नई वीडियो, नए चैप्टर की वीडियो तुम्हारे पास आ जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम एक इम्पीरियल कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे. सो विजयनगर वाज एन एम्पायर जो कि सदर्न इंडिया के अंदर लोकेटेड था. सो उस एम्पायर का नाम भी विजयनगर था एंड उस एम्पायर की एक सिटी थी, उसका नाम भी विजयनगर था. सो विजयनगर वाज इट्स कैपिटल एज वेल. जैसे कि आज भी कई देश है जिनका नाम जो है उसकी कैपिटल का नाम भी वही है. तो ऐसा ही कुछ विजयनगर के अंदर देखने को मिल रहा था. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि विजयनगर के अंदर कौन कौन सी डायनेस्टीज ने रूल किया है, कौन कौन से राजा आए हैं, कौन सा बड़ा सा युद्ध हुआ है जिसमें विजयनगर वाले लोग हार गए हैं, कैसे ये जो सिटी है ये रूइन हो चुकी है, कैसे हम लोगों ने सिटी को डिस्कवर किया, आज के टाइम पे विजयनगर को किस नाम से जाना जाता है. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना. 30 लाइक्स का एक टारगेट है, जिसके बाद मैं आपको नए चैप्टर की वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी. एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद ईच एंड एवरी वन ऑफ योर फ्रेंड. तो चलिए आगे चलते हैं. देखो, कोई भी चीज़ जब हम समझते हैं, उस चीज़ को समझने से पहले हम उसकी हिस्ट्री को समझते हैं कि भाई पहले क्या होता था, उसका ओरिजिन क्या था. सो सबसे पहले हम विजयनगर की हिस्ट्री के बारे में समझते हैं. विजयनगर, विजय का क्या मतलब होता है विक्ट्री, जीत, एंड नगर का मतलब होता है शहर, सिटी. तो विजयनगर इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ विक्ट्री. सो ये एक शहर का नाम भी था, साथ ही ये उस एम्पायर का नाम भी था. एंड दैट एम्पायर वॉज फाउंडेड इन 14th सेंचुरी. 1565 में एक लड़ाई होती है जिसके अंदर विजयनगर वाले लोग हार जाते हैं. सो जो आर्मीज जीतती है वो कंप्लीटली विजयनगर को डिस्ट्रॉय कर देती है, डिवास्टेट कर देती है. अब ये जो एम्पायर था ये कंप्लीटली रूइन होता जा रहा था. 17th-18th सेंचुरी में इट वाज कंप्लीटली रूइंड, बट इट वाज स्टिल इन द मेमोरीज ऑफ पीपल. किन लोगों की मेमोरीज में था? जो लोग कृष्ण तुंगा भद्र दोआब पे रहते थे, तो उन लोगों की मेमोरीज में था कि हाँ भाई विजयनगर एक एम्पायर हुआ करता था. एंड आज के टाइम पे विजयनगर इज नोन एज हम्पी. भाई ये जो टर्म है हम्पी, ये उनकी लोकल मदर गॉडेस थी, एक देवी थी जिनका नाम था पंपा देवी. उनके नाम पे ही हम्पी नाम विजयनगर का रखा गया. आज के टाइम पे विजयनगर इज नोन एज हम्पी. विजयनगर के अंदर 4 डायनेस्टीज ने रूल किया. सबसे पहली थी संगम डायनेस्टी जिसने रूल किया 1336 to 1485. देन सलुवा डायनेस्टी जिसने 1485 to 1505 तक रूल किया. देन तुलुवा डायनेस्टी आई जिसने 1505 to 1570 तक रूल करा. एंड देन केम अराविडु डायनेस्टी जिन्होंने 1570 to 1646 तक रूल करा. तो ये चारों ही डायनेस्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इनकी टाइमलाइन इज एज इम्पॉर्टेंट. सो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये जो हम्पी है जिसे हम विजयनगर कहते हैं, सो इसकी डिस्कवरी कैसे की गई. सो इसकी डिस्कवरी करी गई थी एक इंजीनियर और एक एंटीक्वेरियन के द्वारा जिनका नाम था कॉलिन मैकेंजी. उन्होंने इस जगह को डिस्कवर करा इन 1800. सो ये जो कॉलिन मैकेंजी थे, इन्होंने 1800 में इस जगह की डिस्कवरी करी. ही वॉज एन एंटीक्वेरियन, यानी कि वो एंटीक चीज़ों को कलेक्ट करते थे, स्टडी करते थे, वो उनका एक शौक था. साथ ही साथ वो इंजीनियर भी थे. वो एक एम्प्लॉय थे ईस्ट इंडिया कंपनी के. उन्होंने इस साइट का फर्स्ट सर्वे मैप भी बनाया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है. अब उनको इतनी सारी इंफॉर्मेशन इस एम्पायर के बारे में कहाँ से मिली? सो उस टाइम के बहुत अच्छे टेम्पल थे, विरूपाक्षा टेम्पल और पंपा देवी की श्राइन. तो वो वहाँ पर गए और जो उन मंदिर की, उस श्राइन के जो प्रीस्ट थे, पुजारी थे, उनसे उन्होंने बातचीत करी एंड वहीं से उन्होंने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी उस किंगडम, उस एम्पायर के बारे में. अब हम पढ़ेंगे रायाज, नायकाज और सुल्तान्स के बारे में. सो रायाज वर बेसिकली द रूलर्स ऑफ विजयनगर. तो जो रूलर्स थे, जो राजा थे, उनको ही रायाज बोला जाता था. एंड नायकाज वर जस्ट लाइक आर्मी चीफ्स, मिलिट्री चीफ्स को नायकाज बोला जाता था. एंड सुल्तान्स वर द किंग ऑफ अदर किंगडम सराउंडिंग विजयनगर एम्पायर. जैसे कि
जो डेक्कन के सुल्तान होते थे, तो जो डेक्कन के किंग होते थे उन्हें सुल्तान बोला जाता था। साथ ही साथ जैसे कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान होते थे, तो दोज किंग्स, दोज रूलर्स वर नोन एज सुल्तान्स। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन एंड एपिग्राफिक एविडेंस, यानी कि इंस्क्रिप्शन पे कुछ एविडेंसेस देखने को मिले हैं, जिससे पता चला कि दो भाई थे, एक का नाम था हरिहर एंड द अदर वन वाज बुक्का। इन दोनों ने मिलकर विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया था, इसकी स्थापना करी थी इन 1336। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड लर्न दिस ईयर। एंड ये जो एम्पायर था ना, ये बहुत फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर्स वाला एम्पायर था, यानी कि जब रूलर एक नई टेरिटरी को अनेक्स कर लेते थे, तो भाई ये जो एम्पायर है इसकी बाउंड्री बढ़ जाती थी। जब कोई और रूलर उनसे छीन लेता था तो छोटी हो जाती थी, मतलब जो इसके फ्रंटियर्स थे दे वर फ्लक्चुएटिंग, इसकी बाउंड्री बढ़ती कम होती रहती थी। साथ ही साथ जो विजयनगर के लोग थे, दे वर स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाएं वो बोला करते थे, अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशंस को वो प्रैक्टिस किया करते थे। जो विजयनगर के किंग्स थे वो कंटेम्प्रेरी रूलर्स के साथ compete करते रहते थे, जैसे कि जो डेक्कन के सुल्तान हैं, जो गजापति रूलर थे उड़ीसा के, इनके साथ उनका कंपटीशन चलता रहता था फॉर कैप्चरिंग फर्टाइल रिवर वैलीज, क्योंकि फर्टाइल रिवर वैलीज को जो कैप्चर करेगा उसका एग्रीकल्चर बढ़ेगा एंड कहीं ना कहीं उसकी प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी। इसी वजह से इन किंग्स के बीच में जो है कंपटीशन देखने को मिलता था। मैंने आपको बताया कि जो रूलर्स थे विजयनगर के, दे वर नोन एज रायास, उन्हें रायास बोला जाता था। अब जो विजयनगर का वॉरफेयर था वो कम्प्लीटली उनकी कैवलरी के ऊपर डिपेंडेंट था, जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी। अब धीरे धीरे जो पोर्चुगीज लोग थे उन्होंने इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे, यानी कि मान लो ये हमारा पेनिनसुला है, सो इसके वेस्ट कोस्ट पे उन्होंने अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने सेटल होना स्टार्ट कर दिया एंड यहाँ पर अपने ट्रेडिंग और मिलिट्री स्टेशंस भी एस्टेब्लिश करे। सो अब हम बात करते हैं कि विजयनगर के अंदर ट्रेड कैसे होता था, तो थोड़ा बहुत ट्रेड के बारे में जानते हैं। सो विजयनगर के अंदर बहुत अच्छी अच्छी मार्केट्स देखने को मिलती थी, जिनमें स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, प्रेशियस स्टोन्स, ये सारी चीज़ें बेची जाती थी। ट्रेड उस टाइम पे एक स्टेटस सिंबल की तरह होता था, जैसे कि जो पर्टिकुलर एम्पायर ज़्यादा ट्रेड करता है वो ज़्यादा ऊंचा दर्जा का है, ऐसा माना जाता था। सो उन सिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था ट्रेड। उन सिटीज़ में बहुत रिच लोग रहते थे, वेल्दी पॉपुलेशन रहा करती थी, जो कि हाई वैल्यू एक्सोटिक गुड्स की डिमांड किया करती थी, जैसे कि प्रेशियस स्टोन्स, ज्वेलरी। ठीक है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी बनी रहती थी। अब हम बात करेंगे कृष्णदेव राया की, जिन्होंने 1509 टू 1530 तक रूल करा था। ये एक बहुत पावरफुल रूलर थे हमारे विजयनगर एम्पायर के। सो ही वॉज ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर। वो तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जो कि थर्ड डायनेस्टी थी ऑफ विजयनगर। ही वॉज नोन एज अंध्रहोजा एंड उनको एक टाइटल मिला हुआ था एस्टेब्लिशर ऑफ यवना किंगडम। उन्होंने एम्पायर को एक्सपैंड करा, कंसोलिडेट करा। उन्होंने जो लैंड था तुंगभद्र और कृष्ण नदी का, जिसे रायचूर दोआब कहते हैं, सो इसको उन्होंने कैप्चर करा था, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस रिच एरिया था। एंड 1512 में उन्होंने जो उड़ीसा के जो गजापति रूलर्स थे उन्हें हरा दिया था। एंड साइमल्टेनियसली 1514 में उन्होंने जो बीजापुर के सुल्तान थे उन्हें भी हरा दिया था। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बनवाए, जैसे कि हजारा रामास्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी टेम्पल, तो ऑल दीज वर बिल्ट बाय हिम। साथ ही साथ एक टाउन उन्होंने फाउंड करा था जिसका नाम था नगलापुरम, एंड ये नगलापुरम नाम उन्होंने अपनी माँ के नाम पे उस टाउन को दिया था। उनकी माँ का नाम था नगला देवी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यू शुड मेमोराइज ऑल ऑफ इट। साथ ही साथ जो हमारे कृष्णदेव राया थे उन्हें जाना जाता है गोपुरम्स बनवाने के लिए। साइड पे स्क्रीन पे आपको इमेज विजिबल है, तो ये बहुत बड़े बड़े मैसिव स्ट्रक्चर्स उन्होंने ही बनवाए थे। एंड साथ ही साथ जो आर्ट और लिटरेचर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता था, तो उन्हें वो पैट्रोनेज भी करते थे, यानी कि अपना रॉयल सपोर्ट देते थे। उन्होंने अमुक्ता मल्यादा, ये एक स्टेट क्राफ्ट वर्क है जो कि तेलुगु में लिखा गया है, ये उनके द्वारा ही लिखा गया है। साथ ही साथ उषा परिणयम, ये संस्कृत में एक वर्क है जो कि उनके द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो विजयनगर एम्पायर है ये इतना प्रॉस्पेरस एम्पायर था, इतना अच्छा एम्पायर था, तो कैसे ये डिक्लाइन होता है, तो उन सारी चीज़ों को हम समझते हैं। सबसे पहली डायनेस्टी जो यहाँ पर रूल कर रही थी उन्हें संगम डायनेस्टी बोला जाता था। उन्होंने 1485 तक अपना कंट्रोल किया। उसके बाद सलुवा डायनेस्टी आ गई एंड फाइनली 1503 में तुलुवा डायनेस्टी आ गई। कृष्णदेव राया तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे एंड उनके रूल में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन देखने को मिला।
कृष्णदेव राय को माना जाता है कि भाई उन्होंने बहुत फाइन टेम्पल्स बनवाए थे, बहुत सुंदर सुंदर गोपुरम्स बनवाए थे, एंड जो ज़्यादातर बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है साउथ इंडिया में, सो वो उन्होंने ही बनवाए थे, ठीक है, तो वो क्रेडिट उनको दिया जाता है। लेकिन अब क्या होता है, 1529 में कृष्णदेव राय की हो जाती है डेथ। सो फाइनली जो उनका इंपीरियल स्ट्रक्चर था उसके अंदर बहुत ज़्यादा दबाव, स्ट्रेन देखने को मिलता है। उनके सक्सेसर्स को बहुत ज़्यादा परेशान करा था नायकाज ने। नायकाज वर द मिलिट्री चीफ्स, तो वो उनके सक्सेसर को बहुत परेशान कर रहे थे, जिसके वजह से वो अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। सो इस टाइम पे क्या होता है, यानी कि इस टाइम से भी कुछ पहले, अब जो डेक्कन सुल्तान्स थे ना, अब उन्होंने अपने अलाइनमेंट शिफ्ट कर लिए, यानी कि अब उनकी सोच बदलती जा रही थी। अब वो सोच रहे थे कि हम एक अलायंस बनाते हैं विजयनगर के खिलाफ और विजयनगर को कम्प्लीटली खत्म कर देते हैं, एंड कुछ ऐसा ही होता है। सो ये जो सुल्तान्स थे अपनी आर्मी बनाते हैं और एक लड़ाई होती है जिसे राक्षसी तंगड़ी भी बोलते हैं, जो कि तालीकोटा में होती है, एंड फाइनली विजयनगर वाले लोग हार जाते हैं। इसी वजह से ये जो सुल्तान की आर्मीज थी, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगर। ये जो रिलेशन था सुल्तान्स के बीच में और जो रायास थे, यानी कि राजा थे विजयनगर के, हमेशा से इतना ज़्यादा हॉस्टाइल नहीं था, बल्कि जो विजयनगर के किंग्स थे उन्होंने कई बार इन सुल्तान के किंगडम्स में, एम्पायर्स में स्टेबिलिटी लाने का भी काम करा है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल सिनेरियो हो चुका था। अब हम पढ़ेंगे रायास और नायकास के बारे में इन डिटेल। बेसिकली नायकास के बारे में पढ़ते हैं। नायकास वर द मिलिट्री चीफ्स, जो कि फोर्ट्स को कंट्रोल किया करते थे और उनके आर्म्ड सपोर्टर्स होते थे, उनकी आर्मी होती थी। वो एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करते रहते थे। उनके साथ बहुत सारे पेजेंट्स भी जाते थे, जो कि फर्टाइल लैंड की तलाश में होते थे कि भाई हमें एक फर्टाइल लैंड मिले और हम वहाँ पे सेटल हो जाए, तो वो भी उनके साथ ही चलते थे, उन्हें अकम्पनी करते थे। बेसिकली ये जो चीफ्स थे ये तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे, और ज़्यादातर नायकास जो है वो किंग की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते थे कि हाँ भाई हमारे ऊपर हमारे राजा है, विजयनगर के राजा, और हम उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं। बट कई बार वो उनके खिलाफ रिबेल भी करते थे, उनको मिलिट्री चीफ्स को दबा दिया जाता था मिलिट्री एक्शन के थ्रू, या फिर उनका ट्रांसफर कर दिया जाता था। एक अमर नायका सिस्टम देखने को मिलता था। ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल इनोवेशन थी विजयनगर एम्पायर की। जो मिलिट्री कमांडर्स थे उनको कुछ टेरिटरीज दे दी जाती थी गवर्न करने के लिए राजा के द्वारा, एंड वो जो मिलिट्री कमांडर्स थे वो टैक्स भी कलेक्ट करते थे और दूसरे ड्यूज भी कलेक्ट करते थे पेजेंट, क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर से उस एरिया में। ये जो मिलिट्री कमांडर्स थे ये एक बहुत अच्छी मिलिट्री फोर्स विजयनगर के राजा को देते थे, जिसके वजह से वो एक इतना शानदार एम्पायर बना पाए, कंट्रोल कर पाए। अब हम बात करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ विजयनगर एम्पायर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो विजयनगर के अंदर बहुत अच्छे अच्छे फिजिकल लेआउट और बिल्डिंग स्टाइल्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे वाटर रिसोर्सेज की। तो विजयनगर के पास एक नेचुरल बेसिन है जो कि तुंगभद्रा नदी ने क्रिएट कर रखा है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो करती है। सो बहुत सारी स्ट्रीम्स जो है इस नदी से फ्लो करती हैं। ग्रेनाइट हिल्स वहाँ पर देखने को मिलती हैं। सो यहाँ पर एम्बैंकमेंट्स बनाए गए हैं, वी कैन से एक स्ट्रक्चर बनाया गया है पानी को स्टोर करने के लिए। रिजर्वॉयर्स टाइप बनाए गए हैं अलग अलग साइज के। ये बहुत एरिड जोन है पेनिनसुला का। सो यहाँ पर पानी स्टोर करने के लिए, रेन वाटर स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करने ज़रूरी थे। तो इनमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बनवाई गई है वो एक टैंक, जो कि अर्ली ईयर्स ऑफ 15th सेंचुरी में बनवाया गया था एंड आज भी है, और उसे कमलापुरम टैंक कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटर रिसोर्स है उनके लिए, जहाँ पर वो पानी स्टोर करते हैं। एंड साथ ही साथ एक और वाटर वर्क है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हीरिया कैनाल कहा जाता है। उसके रूइंस भी हमें मिले। सो अब्दुल रज़ाक एक एम्बेसडर थे जो कि रूलर ऑफ पर्शिया ने कैलीकट, जिसे हम कोझिकोडे कहते हैं, वहाँ पर भेजे गए थे 15th सेंचुरी में। अब वो यहाँ पर आते हैं, वो फोर्टिफिकेशंस को देख के बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। वो बताते हैं कि 7 लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशंस की गई थी, ना सिर्फ शहर बल्कि जो खेत जंगल हैं उनके अराउंड भी बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स, जिन्हें हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं, वो बनाई गई थी। सो इन फोर्टिफिकेशंस के बारे में सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ पता है क्या, कि जो एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स थे, जो खेत थे, जंगल थे, वो भी इन फोर्टिफिकेशंस के अंदर इंक्लोज थे।
आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिला है कि एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स जो कि सेक्रेड सेंटर और अर्बन कोर के बीच में लोकेटेड थे, वहाँ पर भी फोर्टिफिकेशंस की गई थी। अब जो ये ट्रैक्ट थे, यहाँ पर पानी पहुँचाया जाता था कैनल सिस्टम के द्वारा। सो जो तुंगाभद्र नदी है वहाँ से लेकिन खेतों तक पानी पहुँचाया जाता था। जो सेकेंड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन थी, दैट वाज अराउंड द इनर कोर ऑफ अर्बन कॉम्प्लेक्स। अर्बन कॉम्प्लेक्स वो जगह है जहाँ पर ऑर्डिनरी लोग रहते थे। थर्ड फोर्टिफिकेशन रॉयल सेंटर के अराउंड करी गई थी, एंड सारी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी उनके अराउंड भी खुद की बड़ी बड़ी वॉल्स हुआ करती थी। थ्रू आउट द वैलीज रोड्स देखने को मिलते थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट रोड्स थे वो टेम्पल गेटवेज से निकलते थे, एंड रोड्स पे ही बहुत सारे बाजार्स भी देखने को मिलते थे। अब जो अर्बन कोर है उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई ये अर्बन कोर क्या है। सो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा एक एरिया डिमार्केट करा गया जहाँ पर ऑर्डिनरी लोग रहा करते होंगे। सो उस जगह को अर्बन कोर बोला जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पर ऑर्डिनरी लोगों के घरों के एविडेंस मिले हैं अलोंग द रोड। वहाँ पर फाइन चाइनीज पोर्सिलेन भी मिला है जो कि बहुत एक्सपेंसिव माना जाता था उस टाइम पे, जो कि मुस्लिम रेजिडेंशियल क्वार्टर से देखने को मिला है, जिससे पता चला कि भाई लोग भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस थे। बहुत सारे टुम्स और मॉस्क भी देखने को मिले हैं वहीं पर। उनका आर्किटेक्चर वॉज समवट डिफरेंट। जो टेम्पल्स थे हम्पी के, जो मंडपास का जो डिज़ाइन था, सो वैसे ही कुछ टुम्स और मॉस्क बने हुए थे वहाँ पर। सो फील्ड सर्वे करा गया था, यानी कि इन डिटेल सर्वे करा गया था हर एक जगह का, जिससे पता चला कि ये जो एंटायर एरिया है यहाँ पर बहुत सारी श्राइन्स और छोटे छोटे मंदिर हैं, जिससे पता चलता है कि बहुत सारे कल्ट्स एग्जिस्ट करते थे सोसाइटी में। अलग अलग कम्युनिटीज़ अलग अलग ट्रेडिशन को सपोर्ट किया करती थी। अब हम बात करेंगे लोटस महल की, जो कि एक बहुत सुंदर सा स्ट्रक्चर है। लोटस महल को चित्रांगानी महल या फिर कमल महल भी बोला जाता है। ये इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है, एंड इस महल का सबसे अच्छा फीचर है इसका एयर कूल्ड स्ट्रक्चर। एंड ये जो स्ट्रक्चर है ये जिनाना एंक्लोजर का पार्ट है, एंड इसके अंदर एक एरिया बनाया गया है जो कि रिजर्व किया गया है रॉयल लेडीज ऑफ विजयनगर एम्पायर के लिए। इस इमेज को आप देख सकते हैं, दिस वॉज द लोटस महल, एंड इसका कितना सुंदर स्ट्रक्चर है। यू मे बी थिंकिंग कि मैं बहुत जल्दबाजी कर रही हूँ बिकॉज योर सिलेबस इज स्टिल लेफ्ट एंड मुझे हर एक चीज़ कवर करनी है ऑन टाइम। बट मेरे रेगुलर कॉलेज डेज चल रहे हैं जिसके वजह से मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, एंड सिर्फ छुट्टी के दिन ही मैं कंटेंट बना पाती हूँ, उसे एडिट करना। आपके इतने सारे कमेंट्स होते हैं कि मैं ना चाह के भी, मेरा मन बिल्कुल नहीं होता, बट फिर भी मैं एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं भाई बनाना है कंटेंट। प्लीज़ इस मोटिवेशन को और बढ़ाने के लिए जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ रॉयल सेंटर। रॉयल सेंटर सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेटलमेंट पे लोकेटेड था। मान लो ये था विजयनगर एम्पायर। जो सदर्न वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर हमारा रॉयल सेंटर लोकेटेड था, एंड लगभग 30 बिल्डिंग यहाँ पर आइडेंटिफाई की गई है एज पैलेस। रॉयल सेंटर से ही आप समझ पा रहे हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ पर किंग्स, रूलर्स और उनकी फैमिलीज वगैरह रहती होगी। यहाँ पर 30 बिल्डिंग ऐसी आइडेंटिफाई करी गई है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जिन्हें पैलेसेस बोला जा सकता है। एक डिफरेंस है इन स्ट्रक्चर और टेम्पल के स्ट्रक्चर के बीच में कि ये जो बिल्डिंग्स है ये कम्प्लीटली मेसनरी वर्क से बनी हुई है, कम्प्लीटली स्टोन मेड स्ट्रक्चर्स हैं, जबकि जो सेक्युलर बिल्डिंग्स है जैसे कि टेम्पल वो पेरिशेबल मटेरियल से बनी हुई है। तो ये डिफरेंस है, ये आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकता है, ज़रूर लिखना ऐसे क्वेश्चन में जब आप रॉयल सेंटर को एक्सप्लेन करोगे। तो अब हम बात करेंगे महानवमी डिब्बा की। ये सिटी के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे लोकेटेड है। ये एक बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म है जो कि लगभग 11,000 स्क्वायर फीट इतना बड़ा है, एंड ये 40 फीट की हाइट पे लोकेटेड है। एंड ऐसा माना जाता है दैट इट वाज सपोर्टेड बाय वुडन स्ट्रक्चर, बट वुड जो है पेरिशेबल मटेरियल है तो टाइम के साथ साथ डिके हो चुकी होगी। एंड जो प्लेटफॉर्म का जो बेस है यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कार्विंग्स करी गई हैं। रिचुअल्स बहुत सारे एसोसिएटेड हैं स्ट्रक्चर से, जिसे हम महानवमी कहते हैं। आप ये इमेज भी देख पा रहे हो, यहाँ पर कुछ कार्विंग्स आप देख पा रहे हो कि कितनी सारी कार्विंग्स करी गई है। थ्रू आउट द बेस ये सारी कार्विंग्स की गई है। अब महानवमी डिब्बा को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जो किंग का पैलेस था उसके अंदर 2 इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म देखने को मिले हैं, एक ऑडियंस हॉल और दूसरा महानवमी डिब्बा। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें हैं, डबल वॉल्स देखने को मिलती है, और यहाँ पर बहुत सारी गलियाँ भी हैं जो वहाँ से पास आउट करती हैं। जो ऑडियंस हॉल है ये एक बहुत ऊंचा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर बहुत सारी स्लॉट्स देखने को मिलते हैं वुडन पिलर्स के, कि भाई यहाँ पर वुडन पिलर रहे होंगे
एंड बहुत क्लोज वो वुडन पिलर्स देखने को मिलते हैं, जिससे पता नहीं चल पा रहा है कि भाई ये किस यूज में आता होगा। सो ये सिटी के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे लोकेटेड है महानवमी डिब्बा। ये एक बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म है जो कि लगभग 11,000 फीट स्क्वायर फीट चौड़ा है एंड लगभग 40 फीट ऊंचा है। ठीक है, तो एक एविडेंस मिला है कि इट वॉज सपोर्टेड बाय वुडन स्ट्रक्चर, बट वुड जो है पेरिशेबल होती है, तो हो सकता है कि ये डिके हो चुकी होगी समय के साथ साथ। जो प्लेटफॉर्म का जो बेस है वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कार्विंग्स करी गई हैं, बहुत सारे रिचुअल्स एसोसिएटेड हैं हमारे महानवमी से। महानवमी 9th डे ऑफ नवरात्रि को भी हम महानवमी ही कहते हैं, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है जो कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में लगभग आता है। सो उससे रिलेटेड बहुत सारे रिचुअल्स प्रैक्टिस किए जाते थे इस जगह पे। साथ ही साथ इस ओकेशन पे ऐसा माना जाता है कि महानवमी के दिन जो विजयनगर के जो राजा थे वो अपनी प्रेस्टीज, पार, सुजरेनिटी इस ओकेशन पे दर्शाते थे अलग अलग माध्यमों से। अब हम रॉयल सेंटर की दूसरी बिल्डिंग्स के बारे में समझते हैं। सबसे सुंदर बिल्डिंग है रॉयल सेंटर की लोटस महल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। सो लोटस महल ब्रिटिश ट्रैवलर्स ने 19th सेंचुरी में इसे नाम दिया था लोटस महल। तो मैंने आपको बताया था पहले कि ये जो विजयनगर था इसको अलग अलग एरियाज में डिमार्केट करा गया है, सम एज सीक्रेट सेंटर, सम एज रॉयल सेंटर। तो रॉयल सेंटर वो जगह है जहाँ पर ज़्यादातर टेम्पल्स लोकेटेड हैं। सो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं, साथ ही साथ रॉयल सेंटर में भी बहुत टेम्पल देखने को मिलते हैं, और इनमें से सबसे सुंदर टेम्पल है हजारा रामा टेम्पल। अब हम जानेंगे सीक्रेट सेंटर के बारे में। बहुत सारी लोकल कहानियों से पता चलता है कि ये जो जगह थी जहाँ पर तुंगभद्रा नदी बहती थी, जो पहाड़ थे, यहाँ पर जो वाली सुग्रीव का जो मंकी किंगडम है जिनका जिक्र रामायण के अंदर देखने को मिलता था, तो यहाँ पर ही उनका मंकी किंगडम था। एंड दूसरी कहानियों से पता चलता है कि पंपा देवी जो कि वहाँ की लोकल मदर गॉडेस थी, उन्होंने यहाँ पर घोर तपस्या करी थी इन्हीं पहाड़ियों में, ताकि वो वीरूपाक्षा जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट भगवान माने जाते हैं इन लोगों के, सो उनसे शादी करने के लिए, जो कि गार्जियन डीटी हैं इस किंगडम के, जिन्हें शिवा का एक अवतार भी माना जाता है। आज तक ये जो मैरिज है उनके वीरूपाक्षा मंदिर में सेलिब्रेट करी जाती है। इन पहाड़ियों के बीच ही बहुत सारे जैना टेम्पल्स भी विजयनगर पीरियड से पहले देखने को मिलते हैं। ये जो एरिया है ये बहुत सारे सीक्रेट ट्रेडिशन से एसोसिएटेड है। उस टाइम के जो रूलर्स थे वो बहुत सारे टेम्पल्स बनवाते थे, क्यों भाई? ताकि वो अपने आप को डिवाइन से एसोसिएट कर सके, भगवान से एसोसिएट कर सके। इसी वजह से किंग अपने आप को कहीं ना कहीं डीटी से एसोसिएट करके देखते थे। टेम्पल्स एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग भी वर्क करते थे, फंक्शन करते थे। ये रिलीजियस, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक सेंटर्स होते थे। एंड इन्हीं चीज़ों के वजह से यहाँ पर वीरूपाक्षा, पंपा देवी की श्राइन्स हैं। सो इन्हीं चीज़ों के वजह से विजयनगर को एज अ कैपिटल ऑफ दिस किंगडम सिलेक्ट किया गया होगा। इनफैक्ट जो विजयनगर के किंग्स थे वो क्लेम करते थे कि हम जो भगवान है उनके वीरूपाक्षा उनके बिहाफ पे रूल करते थे। इवन जो उनके रॉयल ऑर्डर्स होते थे उन पे वो श्री वीरूपाक्षा साइन करते थे कन्नड़ स्क्रिप्ट के अंदर। टेम्पल बिल्डिंग कुछ ऐसी चीज़ है जो कि बहुत लंबे समय से यहाँ पर चलती आ रही है। इवन जो डायनेस्टीज थी, पल्लवास, चालुक्याज, होयसलास, चोलास, ये भी टेम्पल्स बनवाते थे टू गेट सपोर्ट ऑफ देयर प्रजा, या फिर किसी भी रीजन से वो टेम्पल्स को बनवाते थे। तो ये है गोपुरम्स, जिसकी बात हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में भी करी थी। गोपुरम्स और मंडपास के बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें, इस टाइम पे गोपुरम्स, मंडपास, ये कुछ नए नए फीचर्स देखने को मिल रहे थे। जो राया गोपुरम है या फिर रॉयल गेटवेज भी बोला जाता है इन्हें, ये बहुत बड़े बड़े टावर्स होते थे जो सेंट्रल श्राइन के ऊपर बनवाए जाते थे। मान लो ये है मतलब ये एक श्राइन है किसी भगवान की, इसके ऊपर बहुत बड़ा सा गोपुरम बनवा दिया जाता था। एंड बहुत दूर से ही ये गोपुरम्स देखने को मिलते थे, जिससे पता चल जाता था कि भाई वहाँ पर कोई टेम्पल लोकेटेड है, प्रेजेंट है। तो इस इमेज में हम देख पा रहे हैं कि कितनी दूर से भी एक गोपुरम देखने को मिल रहा है। जैसे कि गोपुरम्स बनवाए जाते थे, सिमिलरली मंडपास बनवाए जाते थे, पेविलियंस बनवाए जाते थे, लंबे लंबे पिलर्ड कॉरिडोर्स बनवाए जाते थे, जो कि टेम्पल की कॉम्प्लेक्स के अंदर ही लोकेटेड होते थे। जो वीरूपाक्षा टेम्पल था दैट वाज बिल्ट ओवर सेंचुरीज। इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि जो सबसे पहली श्राइन थी वीरूपाक्षा टेम्पल की, वो 9th-10th सेंचुरी में बनवाई गई थी। लेकिन जब जब विजयनगर एम्पायर का एक्सपेंशन होता गया, एस्टेब्लिशमेंट होता गया, उसके बाद से जो ये वीरूपाक्षा टेम्पल है दैट बिकेम मोर एंड एनलार्ज्ड।
उसके अंदर गोपुरम्स ऐड करे गए, उसके अंदर कॉरिडोर्स वगैरह, पिलर्स वगैरह, अलग अलग चीज़ें ऐड कर दी गई बाय द टाइम। अब हम देखते हैं कंक्लूजन, यानी कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा। सो बहुत सारी बिल्डिंग्स आज तक सर्वाइव करती हैं, जिससे पता चलता है कि उस टाइम पे कैसे स्पेसेस को ऑर्गेनाइज किया जाता होगा, यूज़ किया जाता होगा, कैसे ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती होंगी बहुत सारे मटेरियल्स की मदद से, अलग अलग टेक्निक्स की मदद से। बहुत सारे वुडन स्ट्रक्चर्स भी बने होंगे उस टाइम पे, लेकिन जबकि वो पेरिशेबल चीज़ें थी तो वो टाइम के साथ साथ लॉस्ट हो गई, अपनी अपनी स्टोरीज के साथ दफन हो गई। सिर्फ स्टोन स्ट्रक्चर ही सरवाइव कर पाए हैं, एंड जो डिस्क्रिप्शंस ट्रेवलर्स ने छोड़ी है, हम उन्हें ही यूज़ करते हैं एज अ मेन सोर्स टू रिकंस्ट्रक्ट सम एस्पेक्ट्स ऑफ द वाइब्रेंट लाइफ ऑफ दोज पीपल। उन बिल्डिंग से कुछ आइडियाज़ हमें पता चलते हैं कि वो जो बिल्डर्स थे वो क्या बनाना चाह रहे थे, वो क्या आइडिया दर्शाते थे। जो उनके पेट्रोनेज थे, यानी कि किन किंग्स ने उन्हें पेट्रोनेज किया था, वो क्या करवाना चाहते थे, उनका क्या आइडिया था। तो ये सारी चीज़ें हमें उन बिल्डिंग से पता चलती हैं। सो लेट मी टेल यू कि इस चैप्टर का हमारा मेन सोर्स पता है क्या है? हमारे मॉन्यूमेंट्स, हमारी बिल्डिंग्स, जिनके बारे में हमने ज़्यादातर आपके इस चैप्टर में पढ़ा है। सो आई होप आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ भी अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को भाई लाइक करना बनता है। 30 लाइक्स का टारगेट है, मैं याद दिला देती हूँ। 30 लाइक्स कंप्लीट करते ही आपके पास नई वीडियो आ जाएगी, बिकॉज हमें जल्दी जल्दी सिलेबस करना है कंप्लीट। तो जल्दी से कर दो इस वीडियो को लाइक, एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।